डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से 9th क्लास बायोलॉजी पेपर 2 ईयर 2024 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन ट्रैकिया इन एनी 2 पॉइंट्स। मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर को हमने एक्सप्लेन करना है ट्रैकिया के सेल के अंदर, ह्यूमन ट्रैकिया के जो सेल्स हैं उसके अंदर किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, आपको आइडिया होना चाहिए कि सेल जो हैं उन्होंने अपने कुछ काम जो हैं वो डिवाइड किए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हमने कोई घर बनाना है तो उसके अंदर हम मिस्त्री को लाते हैं दीवारें वगैरह खड़ी करने के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम वो सिर्फ देखता है, और इसी तरह जो है वो प्लम्बर है वो सेंट्री वगैरह का काम देखेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी तमाम काम कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारी बॉडी है उसमें ट्रैकिया के अंदर भी डिफरेंट सेल हैं जिन्होंने ख़ुद को परफेक्ट किया हुआ है किसी एक ख़ास काम के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कुछ सेल्स हैं मैंने लिख दिए हैं, ये किस तरह से कोलैबोरेट करके जब काम करते हैं तो एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है। एपिथेलियल सेल है नंबर 1 पे। ये क्या करते हैं, इनसे जो है वो ट्रैकिया की जो सरफेस है वो बनी होती है, लाइन द इनर सरफेस ऑफ ट्रैकिया, और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन बाय एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर टू पैथोजन एंड फॉरेन पार्टिकल। तो ये बेसिकली बाउंड्री बना देते हैं जिसके अंदर जो है पैथोजन वगैरह डायरेक्टली ट्रैकिया में एंटर नहीं हो सकते, ना ही कोई बाहर के पार्टिकल। तो ये एक इनका मेन काम है। इसी तरह नंबर 2 पे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल हैं। सिलिएटेड जो वर्ड है वो सीलिया से निकला है। तो सीलिया जो हैं वो आपको पता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये अगर ट्रैकिया की ट्यूब है तो इसकी अंदर वाली साइड पे इस तरह ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और ये बीट कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर को बीट करते हैं तो म्यूकस और जो डस्ट पार्टिकल हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं वो इनके साथ ट्रैप होकर ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं और गले में आ जाते हैं, वहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं। सोचें अगर ये ना होंगे तो ये डस्ट पार्टिकल लंग्स में जाके एक्यूमुलेट होते रहेंगे, क्योंकि लंग्स तो आगे से क्लोज़ हैं तो वहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो नेक्स्ट जो है वो वैसे तो उन्होंने 2 पॉइंट्स ही लिखे थे, आप ये 2 ही एक्सप्लेन कीजिएगा। मैंने थर्ड जो है ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखा है कि कोई एक जहन से अगर निकल जाता है तो। जैसे कार्टिलेज सेल हैं, ये हमारे ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारा जो विंड पाइप है उसे कोलैप्स नहीं होने देते। यानी अगर हमने सांस जो है वो निकाला है या हमने इनहेल किया है तो उसके दौरान जब सांस जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा पैसेज वे के अंदर यानी ट्रैकिया के अंदर, तो उस दौरान वो कोलैप्स कर सकता है। तो इसको फुला के रखने में कार्टिलेज सेल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो इसको कोलैप्स नहीं होने देते। तो इस तरह ये देखें 3 टाइप के सेल के तीनों के डिफरेंट फंक्शन हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको वाज़े नज़र आ रही है कि तीनों जो हैं वो इस तरह अपना अपना काम जो है वो कर रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, शोएब कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के ऊपर जो है वो शोएब ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है जिसमें वो फर्टिलाइज़र का इफेक्ट देख रहा है। He used 4 pots with different species of plant and varying amount of soil and fertilizer for his experiment. However, he could not obtain the required result. Identify any 3 errors in his experimental setup. यानी कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले उसे, तो वो कह रहे हैं कि कोई 3 एरर फाइंड आउट करें। तो अगर हम उसके प्रैक्टिकल का या एक्सपेरिमेंट का मॉडल समझें तो उसमें हमें वाज़ेह गलतियाँ नज़र आ रही हैं। जैसे कि 4 पॉट्स लिए, उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट हैं। अब जितने भी 4 के 4 डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट हैं अगर, तो कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा, किसके साथ वो कंपेयर करेगा कि एक को मैंने फर्टिलाइज़र डाला है उसकी ज़्यादा ग्रोथ हुई है या उसकी ज़्यादा ग्रोथ हुई है जिसको फर्टिलाइज़र नहीं डाला। फिर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो हर एक जो है वो डिफरेंट लिहाज से उस फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्ड करेगा, कोई ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, कोई कम करेगा, ये भी गलत है। वेरिंग अमाउंट ऑफ सॉइल भी गलत है, और क्योंकि एक जितनी सॉइल होनी चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट पता कर सकें कि जो
वेरिंग अमाउंट ऑफ सॉइल से तो नहीं ज़्यादा अगर ग्रोथ हुई किसी की तो मे बी वो उसको ज़्यादा अमाउंट मिली है सॉइल की, उससे ज़्यादा हो गई हो, फर्टिलाइज़र से ना हुई हो। तो इस तरह के एरर्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरर्स हैं पॉसिबल वो ये हैं कि यूजिंग डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट इंस्टेड ऑफ द सेम स्पीशी, क्योंकि डिफरेंट हैं स्पीशीज़ तो हर एक के लिए उसे फिर अलग जो है वो कंट्रोल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था जिसके साथ कंपेयर करता उसकी ग्रोथ को। नंबर 2 पे है यूजिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ सॉइल इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट कांस्टेंट। अब उसे जो अमाउंट ऑफ सॉइल है उसे कांस्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें जिस चीज़ को डिटेक्ट करना है वो है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र को ही हम जो है वो अप डाउन कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तीनों या चारों प्लांट्स की वो कांस्टेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इसने अमाउंट ऑफ सॉइल को भी ऊपर नीचे कर दिया, जिसकी वजह से अब उसका इफ़ेक्ट भी जो है फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको पौधों की नशोनुमा पे नज़र आएगा। थर्ड में यूजिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र की डिफरेंट अमाउंट यूज़ की है, जिससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस वाले प्लांट पे किस हद तक इफ़ेक्ट हुआ है। अगर तो वो कांस्टेंट या कंसिस्टेंट मेजरमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो चारों को जो है वो सेम अमाउंट पे दे के फिर उनकी ग्रोथ का हमें जो है वो मेजरमेंट करनी चाहिए थी कि कितना इफेक्ट है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाई करना और विदाउट कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप जिससे हमने कंपेयर करना है कि एक पौधा है उसको हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसकी 3 माह में इतनी हाइट बढ़ी है, और दूसरा है जिसको नहीं डाल रहे तो उसकी कितनी हाइट बढ़ी है। हो सकता है सॉइल की वजह से दोनों की हाइट बढ़ जाए, फर्टिलाइज़र का कोई इफ़ेक्ट ही ना हो। तो ये चीज़ देखने के लिए हमेशा कंट्रोल ग्रुप को साथ रखते हैं। तो ये इसके पॉसिबल आंसर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द गिवन टेबल बाय मेंशनिंग द डिमेरिट्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डिमेरिट्स बताने हैं कोई से 2, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का सिर्फ एक जो है वो डिमेरिट हमने बताना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो डिमेरिट्स जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। पहले के हमने 2 बताने हैं लेकिन मैंने 3 ही मेंशन किए हैं, उसमें से आप कोई 2 याद रख लीजिएगा। 2 किंगडम सिस्टम का जो मेन मसला था वो ये था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो था वो एक ही किंगडम में डाला हुआ था। जैसे बैक्टीरिया और एनिमल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं लेकिन सेम किंगडम में थे, एक ही किंगडम एनिमेलिया के अंदर। इसी तरह डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे थे, यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था किया जा रहा। इसके अलावा ये एक बहुत ही मशहूर जो है ये डिमेरिट, ये मैं ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज़म थे जो कि लाइट में जाते थे तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते थे, और जैसे ही डार्क में जाते थे तो उनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो ख़त्म हो जाता था और वो ऑटोट्रोप की बजाय हेट्रोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाते थे। एनिमल लाइक जो है वो खाना जो है वो खाना शुरू कर देते थे। तो इन ऑर्गेनिज़म को जो क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ये फिट नहीं आ रहे थे। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे जो इसमें वाज़ेह जो डिमेरिट है, डिमेरिट का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये वही है बेसिकली प्रॉब्लम्स या कमियां या बेसिकली गलतियां, इसको आप कह सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड से। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा जो अभी तक मसला है वो यही है कि अभी तक हमने जो है वायरस को किसी भी किंगडम में अरेंज नहीं किया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक कमी है कि इसमें अभी भी हम जो है वो इस काबिल नहीं हैं कि जो वायरस है उसको किसी किंगडम में अरेंज कर सकें। उसके अलावा जो मसाइल हैं इसमें एक ही आपने लिखना है वैसे तो, लेकिन ये भी लिख सकते हैं इट समटाइम प्लेस अ वेरी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन सेम किंगडम काजिंग कन्फ्यूजन। एक तो ये भी मसला है इसमें कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को सेम किंगडम के अंदर प्लेस कर देते हैं। इसके साथ साथ इट डज़ नॉट क्लियरली शो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। मार्गलेस और श्वार्ट्ज जो हैं उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट किया था, उसके अंदर जेनेटिक्स ऐड की थी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड किया था। तो 5 किंगडम सिस्टम में आप ये भी इसका एक लिख सकते हैं। उसके बाद जो है 5 किंगडम सिस्टम में इट कैन नॉट क्लियरली क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म लाइक, इसको सॉरी आप स्किप कर दें, थर्ड वाला जो है इसको आप स्किप कर दें, ये गलती से लिखा गया है ये वाला पॉइंट, इस पे मैं जो है इसको रेज भी कर देता हूँ, तो इसको आपने नोट नहीं करना।
तो नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें एक डायग्राम है जिसके रिप्रेजेंट कर रही है एल्वियोलस को, और ब्लड कैपिलरीज हैं शो की गई साथ। एक्स एलिमेंट को जो है एक्स रिप्रेजेंट है गैस मॉलिक्यूल, और एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक गैस मॉलिक्यूल है, और ब्लड फ्लो भी हमें नज़र आ रहा है। तो हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो नीचे अगर क्वेश्चन में देखें तो पहला सवाल ही ये है, आइडेंटिफाई एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखें जी, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है और एल्वियोलस की तरफ आ रहा है। यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होना है, ठीक है, लंग्स के अंदर। तो ये जो गैशियस एक्सचेंज में ब्लड के अंदर से बाहर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ब्लड जो है वो पूरे सेल से होके आया है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मिकदार में है। उसने जाना है यहाँ पे एल्वियोलस के अंदर, और एल्वियोलस से जो ऑक्सीजन है उसने मूव करना है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे जो हमें एक्स शो किया जा रहा है गैस, वो श्योरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने। यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिख देना है। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे मेंशन करने के बाद पार्ट 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रिगरस एक्सरसाइज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स इन द ह्यूमन। अब आपको पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का अमल जो है वो फास्ट हो जाता है, हमें सांस भी ज़्यादा लेना पड़ता है। उसकी क्या वजह है कि हमारे जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, और वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, साथ उन्हें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे तो कंसंट्रेशन जो है एक्स मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज़ होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे आपने लिखना है कंसंट्रेशन विल इंक्रीज़। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विल इंक्रीज़। यहाँ पे आपने प्रॉपर आंसर लिखना है प्रॉपर वर्डिंग में, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जस्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन में, थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है वाई इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स इन एल्वियोलर एयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो एल्वियोलाई है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 4% होती है, जबकि एयर के अंदर जो है वो 0.04% होती है ऑलमोस्ट। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बॉडी जो एयर जो है वो एक्सेल कर रही है, सॉरी, जो बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है वो ब्लड जो है वो लेके आ रहा है और एल्वियोलर सैक में उसको एम्प्टी कर रहा है। तो दैट्स वाई जो एल्वियोलाई है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड है बाहर की एयर से। तो इसको हम यूँ टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ब्लड कलेक्ट रेस्पायर्ड एयर, यहाँ पे एस भी डाल लीजिए, रेस्पायर्ड एयर फुल ऑफ CO2 एंड एडिड इट इन एल्वियोलाई। तो बॉडी की जितनी भी रेस्पायर्ड एयर थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी वो ब्लड ने कलेक्ट की है और एल्वियोलाई के अंदर उसको एम्प्टी किया है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो गई है और एटमॉस्फेयर के अंदर लो है। नेक्स्ट अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ कैन चेंज इन द pH बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिस्क्राइब इन 2 पॉइंट्स। किस तरह से अगर pH जो है वो चेंज कर दी जाए, ज़्यादा कर दी जाए ऑप्टिमम लेवल से या कम कर दी जाए बहुत ज़्यादा, उससे अफेक्ट होता है एंजाइम के स्ट्रक्चर को। कोई 2 पॉइंट्स में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर की तरफ चलते हैं। तो चेंज इन pH बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल काज आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड चेन साइड चेन्स इन द एंजाइम। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं दिस डिस्टर्ब आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दैट मेंटेन द एंजाइम्स शेप। और रिजल्ट क्या होगा अब इनका, द एंजाइम लूजेज इट्स स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर, यानी कि एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग इट्स एक्टिविटी, और उसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको, इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 की आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन हो जाएगी अमाइनो एसिड की साइड चेन्स की। नंबर 2 पे आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो डिसरप्ट होंगे और एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
जी तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन इन एनी 3 ऑफ द परमानेंट टिश्यू इन प्लांट दैट हेल्प टू परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। तो आपको पता है परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड करने की अपने अंदर काबिलियत नहीं रखते, उन्होंने अपने आप को स्ट्रक्चरल और फंक्शन के तौर पे अडाप्ट कर लिया होता है। तो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन ऑफ 3 परमानेंट टिश्यू, हम कोई से भी 3 आप परमानेंट टिश्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मेन हैं वो कौन से हैं? एपिडर्मल टिश्यू जो सबसे बाहर वाली लेयर है प्लांट के स्टेम पे, उसकी बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन के लिहाज से आपने फोकस करना है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या अडाप्टेशन होती है। टाइटली पैक्ड सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये इसका पहला स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है। नंबर 2 पे कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये उसकी दूसरा जो है अडाप्टेशन है। और नंबर 3 पे स्टोमेटा प्रेजेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होता रहे उसके लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये एपिडर्मल टिश्यूज़ ने अपने अंदर ये चेंजेस किए हैं और अपने आप को परमानेंट टिश्यू बना लिया है, और यही अब इनका आगे जो है वो काम है। नंबर 2 पे आप ग्राउंड टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू जो है वो पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के मिलने से बनते हैं। तो इनके अंदर जो पैरेनकाइमा सेल हैं उनकी थिन वाल होती हैं और फोटोसेंसिस और स्टोरेज का काम करते हैं। कोलनकाइमा जो हैं वो ज़रा से हार्ड सेल हैं पैरेनकाइमा के लिहाज से, थिकेंड वाल्स होती हैं फॉर फ्लेक्सिबल सपोर्ट और सपोर्ट का काम करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो हैं वो बिल्कुल ही थिक हैं, लिग्निफाइड हैं, यानी लिग्निफिकेशन हो चुकी है, उनकी वाल में लिग्निन डिपॉजिट है और रिजिड हैं। बेसिकली ये बोन्स की तरह बिहेव करते हैं प्लांट की, और डेड सेल भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम वास्कुलर टिश्यूज़ को देखें जो कि वो भी एक परमानेंट टिश्यू हैं, तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दो मेन जो हैं वो आपको कंपोनेंट नज़र आएंगे। जाइलम में वेसल्स होते हैं जो कि होलो और थिक वाल्ड होते हैं फॉर वाटर कंडक्शन एंड सपोर्ट। इसी तरह अगर हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल उसके इर्द गिर्द अटैच होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प आउट करते हैं। तो ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मज़ीद अगर आप इनके बारे में कुछ लिखना चाहें तो वो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल होते हैं और कवर करते हैं प्लांट को और प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को उनके ऊपर जो क्यूटिकल है उसके थ्रू, और गैशियस एक्सचेंज करवाते हैं स्टोमेटा के थ्रू। इसी तरह ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसेंसिस के लिए, स्टोरेज के लिए और सपोर्ट करने के लिए। पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। और वास्कुलर टिश्यू की बात करें तो वो एक तो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर की बाय जाइलम और जो फूड है उसकी बाय फ्लोएम। तो इस तरह से आप मज़ीद भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट बी पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 का अगर हम पार्ट बी देखें तो इसके अंदर हमें एक लीफ का जो है क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और इसके अंदर हमें वाज़े जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो टाइटली रेंज पैलिसेड सेल और लूजली रेंज स्पॉन्जी सेल नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये टाइटली रेंज्ड हैं और ये लूज से। ये हमें जो है एक कैविटी सी नज़र आ रही है जिसके बाहर ये एक होल है, ये स्टोमेटा है। तो ये भी हमें एक चीज़ नज़र आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो है वो थिक नहीं है, थिन है और इन जो करैक्टर हैं इनको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टोमेटा जो है लोअर साइड पे हैं और ये ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर भी पॉसिबल है कि मौजूद होगी। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ एनी 3 फीचर प्रेजेंट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ शोन इन द गिवन डायग्राम। अब इस लीफ के अंदर ये मेन करैक्टर हैं जिनको को दिखाया गया है, इन्हीं को अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो मेन जो चीज़ें हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व की हैं उनमें से कोई 3 एक्सप्लेन करनी है। स्टोमेटा ऑन द लोअर साइड, ये अडाप्टेशन है बेसिकली। इससे क्या होता है कि पोर्स आर मेनली ऑन द लोअर लीफ सरफेस, ये मेन उसकी अडाप्टेशन है। और एडवांटेज क्या है कि दिस प्लेसमेंट रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन सिंस द लोअर सरफेस इज लेस एक्सपोज टू सनलाइट एंड विंड वाइल स्टिल अलाउइंग एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। ठीक है,
गैसेस तो इजीली उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि लोअर साइड से निकलना है या ऊपर से, डिफ्यूजन का आपको आइडिया होगा। लेकिन अगर ऊपर वाली साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा होते तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती और वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होने का खदशा था। इस वजह से नीचे वाली साइड पे स्टोमेटा होते हैं। टाइटली पैक्ड मीज़ोफिल सेल हैं। मीज़ोफिल सेल की आपको पता होना चाहिए मेन करैक्टर क्या होता है पेलिसेड मीज़ोफिल सेल का, कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो अडाप्टेशन में हमने लिखा कि उनकी अडाप्टेशन क्या है, इलोंगेटेड एंड क्लोजली पैक्ड मैनी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेलिसेड सेल हैं। एडवांटेज क्या है, मैक्सिमाइज लाइट अब्जॉर्प्शन फॉर फोटोसेंसिस। और ये हैं भी ऊपर वाली साइड पे, अगर आप गौर करें तो पत्ते की ऊपर वाली साइड पे हैं, जिससे मैक्सिमम लाइट इन्हें मिलती है और मैक्सिमम फोटोसेंसिस ये कर पाते हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड इनकी अडेप्टेशन देखें तो इनमें लूजली पैक्ड स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल हैं, जिनके दरमियान जो है हमें एयर स्पेसेस नज़र आती हैं, जो कि रेस्पिरेशन में, गैशियस एक्सचेंज में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, फैसिलिटेट करती हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये भी एक अडाप्टेशन है। नंबर 4 एक्स्ट्रा मैंने लिखी है, ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि एपिडर्मस विद थिन क्यूटिकल। इनके एपिडर्मस पे एक थिन लेयर होती है क्यूटिकल की, वैक्सी क्यूटिकल है जो कि कवर करती है एपिडर्मस को, स्पेशली लोअर साइड से। उसका क्या फ़ायदा है, मिनिमाइज वाटर लॉस वाइल अलाउइंग गैशियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। वाटर का लॉस जो है उसको ये लेयर प्रिवेंट करती है। तो ये आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, सारा इज़ 25 ईयर ओल्ड एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन स्टडिंग इन अ लाइब्रेरी। हर ब्रदर ज़िया इज़ 15 ईयर ओल्ड एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विद friend. They consume same quality and quantity of food. Zia is lean and Sarah is overweight. With reference to the energy requirement and consumption of both Sarah and Zia, identify 3 factors that cause the difference in their weight. इसके अलावा describe each of the factor identified in part 1. तो इसको जो है वो हम देख लेते हैं, इसका किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बेसिक यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है एज का डिफरेंस 25 और 15। इसमें 15 जो है वो ग्रोथ की एज है, जबकि 25 जो है वो ग्रोथ की एज नहीं है। तो और दूसरा हमें नज़र आ रहा है वो एक्टिविटी, एक की एक्टिविटी ज़्यादा है एक की कम है। तो इसको आंसर में एक्सप्लेन करते हैं। जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनमें एज और बेसल मेटाबॉलिक रेट आ जाता है। नंबर 2 पे एक्टिविटी लेवल आ जाता है, दोनों का वो काफ़ी डिफरेंट है। और नंबर 3 पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन, एक में ग्रोथ में यूज़ हो रही है, एक में मेंटेनेंस में। तो इन तीनों फैक्टर को अब हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे तो इतनी जगह नहीं होती, लेकिन आप अपने अल्फाज में जब इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट ही आंसर बनेगा। एज एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर आप बता सकते हैं ज़िया जो है वो यंगर है और हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसके अंदर सारा से, क्योंकि टीन एज ईयर में जो है वो बॉडी ने ग्रो करना होता है रैपिडली, जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और रेस्ट भी। वहीं पे अगर हम सारा को देखें तो वो ओल्डर है, स्लोअर मेटाबॉलिज्म है और ग्रोथ भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत कम है। नंबर 2 पे एक्टिविटी लेवल को अगर हम देखें तो ज़िया जो है वो ज़्यादा टाइम खेलता है, जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे उसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, काफ़ी कैलोरीज़ को बर्न कर रहा है। वहीं पे अगर हम सारा को देखें तो वो स्टडी कर रही है, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रही, तो एनर्जी उसके पास जो है वो ज़्यादा होगी, जो कि फ़ैट की शक्ल में स्टोर होना शुरू हो जाएगी और वो मोटापा या ओबेसिटी का शिकार हो जाएगी। इसके बाद एनर्जी की यूटिलाइजेशन की बात करें तो ज़िया ने ग्रोथ में एनर्जी को अपने यूटिलाइज़ कर लेना है, जिसमें काफ़ी उसके कैलोरीज बर्न हो जाएंगे बॉडी के टिश्यू बनने में, मसल्स और बोन्स की ग्रोथ में। वहीं पे सारा की एनर्जी जो है वो मेंटेनिंग में ही यूज़ होगी थोड़ी बहुत, बाकी जो एक्सेस एनर्जी है वो स्टोर होती रहेगी फ़ैट्स की शक्ल में, और वो ओवरवेट कंडीशन में इसीलिए हमें नज़र आ रही है। अब हम जो है पार्ट बी पे मूव करते हैं। पार्ट बी को देखें तो इसमें हमारे पास एक डायग्राम है और उसके अंदर जो है एक प्रोसेस सामने हमें नज़र आ रहा है। वो ये है कि शुगर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है लो शुगर की तरफ, हाई शुगर जो है वो सुक्रोज़ सोर्स है, और सिंक की तरफ जो लो शुगर है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, और अंदर हमें वाटर का भी कुछ रोल नज़र आ रहा है। आइडेंटिफाई करना है हमने ये मैकेनिज़्म, और जो कि डायग्राम में दिया गया है।
नंबर 2 पे हमने 5 जो हैं मैकेनिज़्म को 5 पॉइंट में जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रोसेस में नज़र आ रहा है वो है बेसिकली ट्रांसलोकेशन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन किया गया है। एक तरफ हमें सोर्स दिखाया गया है, एक तरफ हमें सिंक दिखाया गया है। इसको आप जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं। डिफरेंट वे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही करें। प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज हो रही है, कहाँ पे होती है? ये लीव के अंदर होती है बाय फोटोसिंथेसिस। उसके थ्रू जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। ग्लूकोज जो है उसका कुछ पोर्शन रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है, बाकी कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज के अंदर। जो सुक्रोज है वो इस वजह से कन्वर्ट होता है कि मोर स्टेबल है और ट्रांसपोर्टेबल है, तो इस वजह से सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है ग्लूकोज को। उसके बाद दूसरा है लोडिंग एट सोर्स। सोर्स पे लोडिंग हो रही है। सोर्स अब मोस्टली लीव्स होते हैं, वहाँ से जो है वो सुक्रोज जो है वो लोड की जाती है किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर, और ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम में। और इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्रिएट भी कह सकते हैं, जो कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज जो है फ्लोएम के अंदर क्रिएट कर रही है सोर्स वाली साइड पे। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो वाटर की एंट्री हो जाती है, क्योंकि वाटर भी आपने देखा था डायग्राम में। तो वाटर की एंट्री होती है ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि अब सुक्रोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपको पता है जब सोल्यूट ज़्यादा होता है तो वाटर भी उसकी तरफ को मूव करता है। तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से फ्लोएम में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा और वाटर जो है वो जाइलम से एंटर हो जाएगा फ्लोएम के अंदर बाय ऑस्मोसिस, इंक्रीजिंग द टर्गर प्रेशर विद इन द सीव ट्यूब। और फ्लोएम के अंदर जो है वो टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होना है सिंक की तरफ। अब क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर इन द फ्लोएम पुश द सुक्रोज सोल्यूशन सैप जो कि बन चुका है वाटर के साथ टुवर्ड द सिंक। सिंक अब क्या है? जहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है ज़्यादा रूट फ्रूट स्टोरेज ऑर्गन वगैरह में। एट द सिंक सुक्रोज इज़ एक्टिवली अनलोडेड फ्रॉम द फ्लोएम एंड यूज फॉर ग्रोथ स्टोरेज एनर्जी। और सिंक में जो है सुक्रोज जो है वो अनलोड होगा। उसके बाद जो 5th पॉइंट है उसमें आप वाटर का बता सकते हैं कि वाटर जो है वो वापस जाइलम के अंदर रिटर्न कर जाएगा, जबकि सुक्रोज जो है वो अनलोड हो चुका है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम हो गई है फ्लोएम के अंदर, तो अब वाटर जो है आपको पता है ज़्यादा जो सोल्यूट है उसकी तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे सोल्यूट कम है तो वाटर डिफ्यूज़ बैक हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा प्रेशर फ्लोएम के अंदर, और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, बाकी पास्ट पेपर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।